जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत बस इतना इरादा करो। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेज में। हम आप लोग को यहाँ पर बताएंगे 11th 12 और क्लास 10th का भी बायोलॉजी बताएंगे, जिसमें से अभी हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में आपका जीवों में जनन है। इसमें जो भी VVI क्वेश्चन है, जो भी VVI क्वेश्चन है उसके हम लेकर के आए हैं, जो आपका 12 के एग्जाम में आने वाला है। हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि प्रत्येक चैप्टर वाइज जितना भी VVI रहेगा वो सारा चीज़ आपको जो है ना यहाँ पर बताएंगे। इस उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका सारा जो है सो वीडियो में आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। हम आप लोग से ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि जितना भी लगभग VVI क्वेश्चन रहेगा उस सारा के सारा क्वेश्चन जो है हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे, ताकि वो आपका एग्जाम में ज़्यादा चांसेज रहेगा कि उसी टॉपिक से उसी क्वेश्चन जो है से आने का चांसेज रहेगा। तो जो भी होंगे ना चैप्टर वाइज हम आप लोग के VVI करवाएंगे, तो सारा चीज़ जो है आप लोग वीडियो देखिएगा और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा वीडियो लगे वैसा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिएगा, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, जीवों में जनन। जीवों में जनन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि किसे कहते हैं। हम आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दें, जीवन अवधि की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि पृथ्वी पर लगभग जितने भी जीव हैं सभी जीवों का एक दिन ना एक दिन मृत्यु होगा। ये चीज़ सार्वभौमिक सत्य है। यदि हम बात करते हैं, जैसे देखिएगा, यदि कोई जीवों का यदि जन्म होगा, कोई जीवों का यदि जन्म होगा तो उसका सीधी सी बात है कि उसका मृत्यु भी होगा। लेकिन किस मृत्यु की हम बात करते हैं, तो बात हम लोग करते हैं प्राकृतिक मृत्यु का। तो हम एक चीज बताना चाहेंगे कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहेंगे हम लोग, जीवन अवधि कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवन अवधि। क्वेश्चन आपका फर्स्ट था, जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो सीधी सीधी बात में आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति के यदि जन्म हुआ है या कोई भी जीवों का जन्म हुआ है तो उसका सत्य ये चीज है कि उसका मृत्यु जरूर होगा। लेकिन कौन सा मृत्यु की बात करेंगे, प्राकृतिक मृत्यु की बात करेंगे। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये आपका। प्रत्येक जीवों की बात करते हैं तो प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि हम बात यहाँ पर करते हैं, जैसे जीवन अवधि जो होता है वह जीवों के शरीर के यदि बात करते हैं तो उस पर वह निर्भर नहीं करता है, शरीर के आकार पर वह निर्भर नहीं करता है। जैसे हम बात करते हैं एलिफेंट की बात करते हैं, हाथी की बात करते हैं, तो हाथी के जो जीवन काल होता है वह 60 से 90 वर्ष होता है, जबकि हम लोग तोता के जीवन काल की बात करते हैं तो 140 वर्ष होता है। आप खुद से सोच सकते हैं, हाथी तो बहुत बड़ा है साइज में, जबकि इसका जीवन काल की बात करते हैं तो 60 से 90 वर्ष है। 60 से 90 वर्ष है। जबकि हम लोग यही बात करते हैं तोता का, जिसे सुगा भी बोला जाता है, तोता की बात करते हैं तो तोता के जो जीवन काल होता है उसका होता है 140 वर्ष। कितना होता है, 140 वर्ष। अब एक चीज बताइएगा बाबू, हाथी उतना और तोता इतना छोटा, क्या साइज पे डिपेंड किया, कभी नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, जीवन अवधि शरीर के आकार पर कभी भी वो निर्भर नहीं करता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनन के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिएगा, जनन के प्रकार की हम बात करते हैं तो जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जनन के यदि बात करते हैं तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला यदि बात करते हैं तो पहला आपका होता है लैंगिक जनन। जनन के 2 प्रकार, जिसमें से पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा यदि बात करते हैं तो अलैंगिक जनन। दूसरा कौन सा, अलैंगिक जनन। तो जनन के कितने प्रकार, तो जनन के 2 प्रकार, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। दूसरा अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है आपका कंप्लीट। और फिर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है, अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखे, अर्थात अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखना है।
तो देखिएगा, अब अलैंगिक जनन की विशेषता के बारे में सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि आखिर अलैंगिक जनन होता क्या है। उसके बाद जब अलैंगिक जनन समझ लेंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है, तो उसके विशेषता को बहुत इजी रूप में आप लोग समझ जाइएगा और अपना से भी लिख लीजिएगा कि उसका विशेषता होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अलैंगिक जनन ना, अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो वैसा जनन, जनन की वैसा प्रकार जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग ले, जनन की वैसा प्रकार, जनन की वैसा प्रकार जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग ले, जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग ले, उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग ले, जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग ले, उसी को क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। उसी को क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। तो हम लोग समझ गए सबसे पहले कि अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन होता क्या है, तो हम आपको एक चीज बता दिए कि जनन की वैसी प्रकार जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग ले ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग ले, उसी को क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। अब देखिएगा, जब एक ही जीव जब भाग लेगा तो उसी को हम लोग अलैंगिक जनन बोलेंगे। तो इसका विशेषता की बात बोल रहा है कि विशेषता इसका क्या है। तो सबसे पहला विशेषता की बात करेंगे तो यहाँ तो आपका विशेषता फर्स्ट में ही ये चीज आ गया कि इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेंगे, अर्थात एकल जीव भाग लेंगे। अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेंगे, अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेंगे। पहला विशेषता आपका हो गया, पहला विशेषता अलैंगिक जनन में सिर्फ एकल जीव भाग लेंगे। दूसरा का विशेषता यदि बात करते हैं तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है वह बिल्कुल अपने जनकों के समरूप होता है, बिल्कुल अपने जनकों के समरूप होता है, जनकों के समरूप होता है। याद रखिएगा ना, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो संतति होता है वो बिल्कुल अपने जनकों के समरूप होता है। समरूप के मतलब होता है पूरी तरह से, या तो वह आनुवांशिक रूप से या तो वह संरचनात्मक रूप से, दोनों रूप से जो बराबर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतति उत्पन्न होंगे ना, जो भी संतति उत्पन्न होंगे वो अपने जनकों के क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे, वो अपने जनकों के समरूप रहेंगे। चलिए देखिएगा, ये चीज अब हम लोग समझ गए ना। दूसरा का नंबर पॉइंट में हम लोग समझ गए कि अलैंगिक जनन की विशेषता में पहला क्या कि एकल जीव भाग लेंगे, इसमें सिर्फ एकल जीव कहने का मतलब कि एक ही जीव भाग लेंगे। दूसरा का क्या कि उत्पन्न संतति जनकों के समरूप होंगे, उत्पन्न संतति जनकों के समरूप होंगे। और यदि हम थर्ड वाला बात करते हैं, यदि हम लोग थर्ड बात करते हैं तो थर्ड जो आपका आएगा ना, थर्ड जो आएगा आपका, इसमें सिर्फ यदि बात करते हैं ना तो लगभग यदि बात करते तो या तो सरल जीव भाग लेंगे, या तो सरल जीव भाग लेंगे, या यदि बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव ही भाग लेते हैं, एक कोशिकीय जीव ही भाग लेते हैं। एक कोशिकीय जीव ही भाग लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा, यहाँ पर समझ लिए कि अलैंगिक जनन की विशेषता में, तो अलैंगिक जनन की विशेषता में तीन चीज आप लोग लिख लीजिएगा। पहला चीज क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ एकल जीव भाग लेंगे। दूसरा क्या कि उत्पन्न संतति जो होगा वह जनकों के समरूप होगा, और समरूप के मतलब बताएं कि पूरी तरह से उसके एकदम सेम टू सेम उसके ही जैसा। और तीसरा का आप लोग को क्या बताएं कि उसमें सरल जीव में ही होता है अलैंगिक जनन, या तो फिर वह एक कोशिकीय जीव में होता है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा उस चीज़ को जरूर आप लोग बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितने भी आप लोग का यदि बात करते हैं VVI क्वेश्चन की तो सारा चीज़ जो है हम आप लोग को बताएंगे, चैप्टर वाइज कर करके VVI क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। चलिए देखिएगा, अब इसके बाद जो है से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड होता है कंप्लीट, विशेषता लिख लिए, और ज्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, चैप्टर फर्स्ट से ज्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन पूछता है कि अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना, जीवों में जनन की क्यों आवश्यक है,
जीवों में जनन की क्यों आवश्यक है। यदि हम लोग बात करते हैं जीवों में जनन की क्यों आवश्यक है, आप खुद से सोच सकते हैं ना। अगर यदि हम बात करते हैं, अगर जीव जनन करना बंद कर दे, कभी कल्पना किए हैं, कभी कल्पना शायद आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं भी किए हैं तो थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर जीव जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा। जीव जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा, यदि थोड़ा सा भी सोचिएगा तो आपको अपने आप रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ये आपका आएगा कि क्या होगा कि उस जीव के प्रजाति जो है, प्रजाति का अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है। प्रजाति का अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है कि जीवों में जनन की क्यों आवश्यकता है। तो सीधी सी आंसर में लिखिएगा, किसी भी जीव को अपने प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, किसी भी जीव को अपने प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों में जनन की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, यानी सीधी सी बात में आप लोग क्या समझ लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ना ये चीज समझना है कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो कोई भी जीव हो उस जीवों की यदि बात करते हैं तो कोई भी जीव हो ना, या फिर किसी भी प्रजाति का जीव हो, उसे अपना अस्तित्व पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। किसी को कोई दिक्कत? हमें पूरा उम्मीद है आप लोग का समझ में आ रहा है। हम जानते हैं कि आप लोग मने मने मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों है ये भी आप लोग समझ गए। बस आप लोग के बस एक ही चीज समझिएगा, एक ही चीज लिख दीजिएगा, अगर जीव जो है ना, जीव अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीव जनन करते हैं, इसीलिए जनन जो है से क्या है, आवश्यकता है। खुद से सोचिए, यदि मनुष्य जनन करना बंद कर दे तो एक ऐसा समय आएगा कि मनुष्य की प्रजाति ही पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आया? तो पूरा उम्मीद है आप लोग के समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनन के लिए बेहतर विधि कौन है। तो जनन के लिए बेहतर विधि की बात करते हैं, तो जनन के लिए बेहतर विधि कौन है। तो अब जनन के बेहतर विधि की बात करते हैं, तो हम आपको बताए थे कि जनन जो होता है, जनन 2 प्रकार के होता है। फर्स्ट आपको बताए थे अलैंगिक जनन और सेकेंड आपको बताए थे लैंगिक जनन। तो हम आपको अलैंगिक जनन में एक चीज बताए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन में हम आपको बताएं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेंगे। जब एक ही जीव भाग लेंगे बाबू, बताइएगा, जब एक ही जीव भाग लेंगे तो उसका गुण में सिर्फ एक एक जीव वाला ना जाएगा। तो बताइए वो बेहतरीन है? नहीं, वो बेहतरीन नहीं है। लेकिन लैंगिक जीव वाले, यदि हम लैंगिक जनन को वाला बात करते हैं तो लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन में क्या होता है ना, लैंगिक जनन में क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिएगा कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो लैंगिक जनन की बात करते हैं तो जनन की वैसी प्रकार जिसमें 2 विपरीत लिंग वाला जीव भाग लेते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। अब जैसे कहने का मतलब है कि नर और मादा ये बिल्कुल दोनों विपरीत लिंग वाले जीव हैं। नर और मादा जो है इसमें भाग लेंगे लैंगिक जनन में। और नर का गुण और मादा के गुण की बात करते हैं तो नर का 50% गुण और मादा का 50% गुण आता है और संतति में मिलता है, अर्थात 50-50, यानी कहने का मतलब है 100% गुण। तो ये 100% जो गुण आया तो नर का भी कुछ खास गुण होगा, वो इस संतति में आ गया, और मादा का भी कोई खास गुण होगा, वो भी इस संतति में आ गया। तो आया कि नहीं आया? तो सबसे बेहतर विधि कौन हुआ? तो सबसे बेहतर विधि यदि जनन की बात करते हैं तो सबसे बेहतर विधि लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका था जीवों में जनन के लिए बेहतर विधि कौन है। तो जनन के लिए बेहतर विधि जो है वह लैंगिक जनन है। क्यों है ये भी आपको पता चल गया, इसमें 2 जीव भाग लेंगे और दोनों जीवों का गुण जो है उस संतति में आएगा, अर्थात वो अलग प्रजाति जो है से बना देगा। फिर अब देखिएगा, अब यदि हम लोग बात करते हैं, अब उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन जो है
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जनन के लिए बेहतर विधि कौन है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। अब देखिएगा बाह्य निषेचन क्या होता है और अंतः निषेचन क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज देख लेंगे कि निषेचन आखिर होता क्या है। निषेचन होता क्या है, निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन देखिएगा निषेचन आखिर होता क्या है। तो देखिएगा निषेचन की बात करते हैं तो नर युग्मक, यदि नर युग्मक की बात करते हैं, नर युग्मक की बात करते हैं और मादा युग्मक की बात करते हैं, नर युग्मक की बात करते हैं और मादा युग्मक की बात करते हैं, तो नर युग्मक में हम मान लेते हैं, नर युग्मक मान लेते हैं हम शुक्राणु, क्या मान लेते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक में हम मान लेते हैं अंडाणु, मादा युग्मक में हम मान लेते हैं अंडाणु। तो देखिएगा नर युग्मक में हम मान लिए, नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक में अंडाणु। तो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है, उस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। बात समझ में आया, यानी नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है कि बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। तो बाह्य का मतलब होता है बाहर और अंतः का मतलब होता है अंदर। तो जो समझिएगा बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन की यदि बात करते हैं हम लोग, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन की बात करते हैं तो आप खुद से देखिएगा ना, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन, देखना बाबू बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर ना, ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर पूछता है क्वेश्चन ना, ये जैक बोर्ड में पूछा हुआ भी है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा और समझिएगा भी और लिखने का प्रयास भी करिएगा। चलिए देखिएगा सभी कोई अपना कलम कॉपी ले लेंगे और लिखेंगे आंसर, क्योंकि ये आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, इस बात को ध्यान, और ऐसा पढ़ना है कि मेरा कल एग्जाम होने वाला है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इतना मेहनत करके पढ़िएगा ताकि आपसे ज्यादा किसी और के नंबर ना आवे, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो चलिए देखिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। हम लोग निषेचन समझ लिए कि नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु अंडाणु मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर, तो जो शरीर के बाहर होता है समझिएगा वैसा निषेचन, वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, जो शरीर के बाहर होता है उसे हम लोग बोलेंगे बाह्य निषेचन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन, उसे क्या बोल देंगे, बाह्य निषेचन। किसी को कोई दिक्कत ना, वैसा निषेचन याद रखिएगा, वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे बोलेंगे हम लोग बाह्य निषेचन। पहला अंतर याद रखिएगा, बाह्य निषेचन में आखिर कौन सा ऐसा जीव है जो बाह्य निषेचन करता है, तो हम आपको बता रहे हैं मेढक। मेढक के नाम सुने होंगे, जिसे देहात की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बेंग बोलते हैं। देखते हैं ना टर टर कैसे करे रहता है, हाँ तो वही मेढक की हम लोग बात करते हैं ना। तो वो जो मेढक जो होता है ना, वो जो मेढक जो होता है उसी मेढक की बात करें तो ये जो मेढक जो होता है ना, ये पानी में रहता है, और पानी में भी रहता है, पृथ्वी पर भी रहता है, यदि बात करें यानी भूमि पर भी रहता है, और बात करते हैं तो मिट्टी के अंदर भी रहता है ना, मिट्टी के अंदर भी रहता है। तो ये जो मेढक की हम लोग बात कर रहे थे, तो मेढक जो होता है यह बाह्य निषेचन करता है। कैसे करता है देखिएगा, मेढक के नर वाला भाग की बात करते हैं तो मेढक के नर वाला भाग ना, यानी मेढक के नर और मेढक के मादा ना, मेढक के नर और मेढक के मादा, आप मेढक को मादा वाला भाग को मेढकाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए, समझना तो है ना, मेढकाइन बोल दीजिए। तो मान लेते ये जो मादा जो वाला जो भाग रहेगा ना, वह अंडाणु उत्पन्न करेगा, अंडाणु उत्पन्न करेगा, अंडाणु उत्पन्न कर देगा, पानी में अंडाणु उत्पन्न कर दिया। और यदि नर वाला बात करते हैं तो ये शुक्राणु, जैसे ही देखेगा कि वहां पे अंडाणु है तो ये मेढक जाएगा, और मेढक जा करके अंडाणु के पास जो है तो शुक्राणु जो है अपना इस तरह से, ऐसे इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका अंडाणु हो गया पूरी तरह से ना, ये आपका अंडाणु पूरी तरह से हो गया। उधर से अगर नर वाला मेढक आएगा तो इस तरह से शुक्राणु जो है ना, इस तरह से शुक्राणु आकर के यहाँ पर छोड़ देता है, और उसके बाद निषेचन हो जाता है और जीवों का निर्माण हो जाता है।
है। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या हुआ? बाह्य निषेचन। क्या हो गया? बाह्य निषेचन। तो चलिए अब अंतः निषेचन। अंतः निषेचन हो गया आपका मनुष्य में ना, मनुष्य में होता है अंतः निषेचन। यदि बात करते हैं गाय में, ये सब में क्या होता है? अंतः निषेचन। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को समझाएं। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को समझाएं। सबसे पहले ये चीज हम लोग जानेंगे कि अमीबा में जो जनन होता है, अमीबा में जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन द्वारा होता है। अमीबा में जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन द्वारा होता है। लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा होता है तो अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन का मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार की बात करते हैं तो पहला होता है विखंडन। पहला प्रकार होता है विखंडन। और विखंडन की बात करते हैं तो विखंडन के भी 2 प्रकार होता है। विखंडन के भी 2 प्रकार होता है, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुविखंडन। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो हम लोग देखेंगे अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन होता है। अमीबा में जनन द्विखंडन होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर अमीबा में जो द्विखंडन जो होता है वो कैसे होता है और किस तरह से होता है, उसके बारे में देखना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले ये चीज हम लोग समझेंगे कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को समझाए तो अमीबा में जो जनन होता है, अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा कि अमीबा में कौन सा विधि के द्वारा जनन होता है। तो याद रखिएगा अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है ना। अब यह जनन कैसे होता है उस चीज को देख लेना बाबू और समझना। जैसे हम अभी अमीबा का फिगर बता रहे हैं, अमीबा का फिगर बता रहे हैं और उसको देखना। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो भी याद रखिएगा। अमीबा का केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। ये यदि बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली है। अमीबा की कोशिका झिल्ली है। अब देखिएगा अमीबा की कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो अमीबा की कोशिका झिल्ली, बाहर वाला झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं, बीच में जो आपको दिख रहा है इसको केंद्रक हम लोग बोलेंगे, और ये जो आपको लिक्विड वाला जो पार्ट होता है अमीबा में उसे हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो देखिएगा अमीबा का द्विखंडन, द्विखंडन का मतलब हमेशा याद रखिएगा एक जीव रहेगा और वो 2 भागों में टूट जाएगी, सिर्फ 2 भागों में, याद रखिएगा द्विखंडन में सिर्फ 2 भागों में टूटेगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विखंडन। और जितने भागों में 2 भागों में टूटेगी ना उसे एक नए जीव का निर्माण कर देता है, याद रखिएगा उसे नए जीव का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विखंडन। तो देखिएगा यह एक अमीबा है, यह एक अमीबा है। और जो अमीबा में कैसे जनन होता है उस चीज को देखिएगा, अमीबा में कैसे जनन होता है उस चीज को देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर अमीबा है बाबू, तो अमीबा में एक केंद्रक है, अब केंद्रक यहाँ देखिएगा गोलाकार है, केंद्रक यहाँ गोलाकार है। और जैसे जैसे अमीबा डेवलप करती है ना, परिपक्व होती है ना, तो उसका केंद्रक पर दबाव पड़ता है, संकुचन होता है, दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ेगा बबुआ तो ये केंद्रक चपटा होगा कि नहीं होगा, लंबा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब लंबा होगा तो देखिए ना, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा और दबाव पड़ा तो थोड़ा दबाव पड़ा तो इस तरह के केंद्रक हो गया, और थोड़ा और दबाव पड़ गया तो ऐसा पोजीशन में आ गया ना, ऐसा पोजीशन में इसका केंद्रक आ गया कि 2 भागों में क्या हो गया? टूट गया। यानी कि 2 भागों में जब टूट गया यानी 2 नए संतति का निर्माण किया कि नहीं किया? कर दिया। तो 2 नए संतति का निर्माण कर दिया, 2 नए संतति का निर्माण कर दिया। तो 2 नए संतति का निर्माण कर दिया, यानी कि द्विखंडन बोल रहा था, द्विखंडन में 2 यानी कि 2 नए संतति का निर्माण किया।
बात समझ में आया बाबू? तो ये चीज होता है, हमेशा याद रखिएगा। अमीबा में द्विखंडन में क्या होता है, एक आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक में जैसे जैसे वह परिपक्व होगा, केंद्रक के ऊपर दबाव पड़ेगा, उसका केंद्रक लंबा होते जाएगा और एक ऐसा स्थिति में आ जाता है, पोजीशन में आ जाता है, उसका केंद्रक दो भागों में टूट जाती है और दो नए जीवों का निर्माण कर देती है, अर्थात दो नए संतति अमीबा आ जाते हैं। यही आपका था अमीबा में द्विखंडन। तो चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आपका है क्वेश्चन, हाइड्रा में कौन सी जनन होती है और कैसे होती है? हाइड्रा में कौन सी जनन होती है और कैसे होती है? तो देखिएगा, हाइड्रा में जो जनन होती है वह मुकुलन विधि के द्वारा जनन होती है। याद रखिएगा, हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होती है। हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होती है। अब हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा, यहाँ पे देखिए हाइड्रा में कौन सी जनन होती है और कैसे होती है, क्वेश्चन आपका है। तो हाइड्रा में जो जनन होगी, हाइड्रा में जो जनन होगी वह मुकुलन विधि के द्वारा होगी। याद रखिएगा, हाइड्रा में जनन हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होती है। मुकुलन विधि जो है वह अलैंगिक जनन का प्रकार है। मुकुलन विधि अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होती है। हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होती है। अब कैसे होती है देखिएगा, जैसे ये मुकुलन की बात करते हैं ना हम लोग, मुकुलन की बात करते हैं ना, तो मुकुलन जो होता है देखिएगा, मुकुलन जो शब्द बना है मुकुल से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? मुकुल से। मुकुलन जो शब्द बना है मुकुल से मिलकर के बना है। और मुकुल का अर्थ होता है उभार। मुकुल का मतलब होता है उभार। बात समझ में आया? यानी जनक जीव के शरीर के ऊपर उभार आता है और वही उभार धीरे धीरे डेवलप करता है और एक नए संतति का निर्माण कर देता है। देखते हैं हम लोग, फिगर के माध्यम से समझ लेंगे कि किस तरह से होता है इसे। ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होती है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हाइड्रा में जनन किस विधि के द्वारा होगी, तो मुकुलन विधि के द्वारा। और मुकुलन का अर्थ होता है, मुकुलन जो शब्द बना है मुकुल से, और मुकुल का मतलब होता है उभार। और शरीर के ऊपर जनक जीव के शरीर के ऊपर उभार आता है और वही उभार जो है धीरे धीरे डेवलप करके एक नए संतति का निर्माण करता है। देखो, इसी को हम लोग जो बोल रहे थे यही आपका क्या था, मुकुल वाला पार्ट था, मुकुल था, जिसे हम लोग बोल रहे थे। हम आपको बताए थे कि क्या एक जनक जीव रहेगा, उसके शरीर के ऊपर उभार आएगा और वही उभार धीरे धीरे डेवलप करेगी और एक नए संतति का निर्माण करेगी। तो ये आपका हाइड्रा है। और हाइड्रा के बारे में पूछ रहा था। देखिए, हाइड्रा में एक मुकुल आया, जिसे हम लोग ये कहा, मुकुल माने क्या, उभार आया। क्या आया? उभार। और यही उभार धीरे धीरे आप देख सकते हैं इस तरह के डेवलप हुआ। यहाँ कितना छोटा है, यहाँ देखिए उससे बड़ा, यहाँ देखिए उससे भी बड़ा, और यहाँ देखिए उससे भी और बड़ा, और जैसा ऊपर में था वैसा यहाँ भी बना देता है। और उसके बाद जो है देख ऐसा पोजीशन में आता है, एक ऐसा स्थिति में आता है, यहाँ से एक जीव क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के नए संतति का निर्माण कर देता है। यानी कि नए संतति हाइड्रा, नए संतति हाइड्रा। ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अब आपका है कलोन किसे कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलोन कलोन किसे कहते हैं। तो कलोन वाला देखिएगा, कलोन किसे कहते हैं। तो ये कलोन की बात करते हैं। तो कलोन का मतलब समझना ना, कलोन में एक शब्द हम आपको लिख रहे हैं, उस शब्द से समझ लीजिएगा वह शब्द क्या है। वह जो शब्द है कलोन में, कलोन की बात हम लोग करते हैं तो वह शब्द क्या है देखिएगा। कौन सा शब्द की हम लोग बात बोल रहे थे, कौन सा शब्द के बारे में हम बोल रहे हैं। कलोन की बात करते हैं तो कलोन जो होता है, यह जो कलोन जो होता है
कलोन में एक शब्द हम लिख रहे हैं, उसी शब्द से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिएगा कौन सा शब्द लिख रहे हैं, हु ब और हु। हिंदी में एक शब्द लिख रहे हैं हु बहू। क्या लिख रहे हैं, हु बहू। तो मैंने हु बहू मैंने क्या, सेम टू सेम। हु बहू का मतलब सेम टू सेम। तो सेम टू सेम का, तो जैसे यदि बात करते हैं, यदि जनक की बात करते हैं तो जनक जो रहेगा ना, जनक जो रहेगा और उससे जो उत्पन्न संतति होगा, उससे जो उत्पन्न संतति होगा वो बिल्कुल एकदम जनक की जैसा हु बहू रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कलोन। क्या बोलेंगे, कलोन। तो अब आप लोग के एग्जाम में लिखना होगा तो हु बहू तो नहीं ना लिखिएगा, वहां पर ये चीज लिखना है कि क्या लिखना है, देखिएगा वहां पर आपको क्या लिखना है वहां पर आप लोग लिखिएगा कि अगर कोई भी जनक जीव से ना, जनक जीव से अगर उत्पन्न संतति होंगे, जनक जीव से उत्पन्न संतति होंगे तो वह संरचनात्मक रूप से एवं आनुवांशिक रूप से, संरचनात्मक रूप से एवं आनुवांशिक रूप से, संरचनात्मक, पहला क्या लिखेंगे, संरचनात्मक रूप से, पहला संरचनात्मक रूप से और दूसरा लिखेंगे आनुवांशिक रूप से, दूसरा आनुवांशिक रूप से। पहला संरचनात्मक रूप से और दूसरा आनुवांशिक रूप से, दोनों समान हो, दोनों क्या हो, समान हो, उसी को हम लोग बोलेंगे कलोन। क्या बोलेंगे, कलोन। तो याद रखिएगा ना, कोई भी जीव हो उससे उत्पन्न संतति यदि संरचनात्मक रूप से या आनुवांशिक रूप से यदि समान हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कलोन। संरचनात्मक मतलब उसका शरीर की संरचना हो ना, संरचनात्मक मतलब उसका शरीर की बात कर रहा है, और आनुवांशिक मतलब उसका गुण की बात कर रहा है। तो शरीर की संरचना और उसका गुण, शरीर की संरचना उसका गुण दोनों क्या हो, उसके जनक की जैसा समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कलोन। क्या बोलेंगे, कलोन। चलिए ये चीज आपका समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है ना, कहा जाता है ना अंत भला तो सब भला। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ना, सबसे पहले कौन से जीव को कलोन विधि के द्वारा तैयार किया गया था। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं बाबू, सबसे पहले कौन सा जीव था जो कि कलोन विधि के द्वारा तैयार किया गया था, अर्थात जो तैयार हुआ होगा जीव वो बिल्कुल एकदम हु बहू होगा, सेम टू सेम होगा, किसके जैसा, तो जनक के जैसा। किसके जैसा, जनक के जैसा। तो देखिएगा हु बहू जो था वो कौन सा जीव तैयार किया गया था, तो एक भेड़ तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था, एक भेड़। और उस भेड़वा के क्या नाम था, तो उस भेड़वा के नाम था, लड़की लोग के नाम होता है ना, वो लड़की लोग के नाम जो होता है देखिएगा का, तो एगो डौली, क्या डौली, टौली, मौली, तो उसी में से एगो नाम चूज कर दिया गया डौली। क्या, डौली। तो यदि हम बात करते हैं ना, तो कलोन विधि के द्वारा, कलोन विधि के द्वारा सबसे पहले जो तैयार किया गया था वो भेड़ का, और उस भेड़ का क्या नाम था, डौली भेड़। क्या नाम था, डौली भेड़। तो दोस्तों हमें पूरा उम्मीद होगा कि 10 क्वेश्चन आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज ना आपका VVI क्वेश्चन बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ कैसा लगा आपका वीडियो। और पूरी तरह से जो है फिर आपका नेक्स्ट डे भी अगला बार वीडियो आएगा, और जो भी अभी बताएंगे, अभी क्लास 12 में जो भी एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का ना, बायोलॉजी में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा के सारा हम आपको बताएंगे, चैप्टर वाइज करके बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो चलिए यहीं पर जो है से आपका क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।